हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका रिलेशन पिछले वीडियो से रिलेटेड है। रिलेशन है, क्यों रिलेशन है ये बात हम यहाँ पे समझेंगे और एक फार्मूला ड्राइव फिर से करने की कोशिश करेंगे। देखिए कई ये चीज़ आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ रखा होगा। यहाँ पे मैंने लिखा मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र यानी इंपायरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। छोटी छोटी बातें इसको जानना चाहिए और ये एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला को हटा दे तो ये दोनों का रिलेशन एक दूसरे से है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपायरिकल फार्मूला। व्हाट इज इंपायरिकल फार्मूला? इंपायरिकल फार्मूला, empirical formula means in empirical formula tell us the ratio of the atoms in present in a molecule। किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित परमाणु एटम्स के रेशियो को, सिंपल रेशियो को डिनोट करता है। अब सिंपल रेशियो को डिनोट करता है, कैसे डिनोट करता है ये चीज कभी आपको लिखना नहीं है, ये चीज एक दूसरे से कोरिलेट करना और समझना है, माइंड में कैप्ट रखना है। ठीक है, मैं जैसा कह रहा हूं उस चीज को समझिए। मैंने बोला इंपायरिकल फार्मूला टेल अस द सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित परमाणुओं के सिंपल रेशियो को बताता है, अनुपात को बताता है। जैसे मैंने बोला कि बेंजीन, द फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। अब बताइए यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है? 6:6 है, इज इक्वल टू आप 1:1 कर सकते हैं, यानी इंपायरिकल फार्मूला बेंजीन का क्या आ गया? CH आ गया। कितना सिंपल है, नहीं जान सकते इस चीज को। तो इंपायरिकल फार्मूला से हम कभी भी किसी मॉलिक्यूल के बारे में आइडिया नहीं लगाते। कभी कभी 2-3 तरीके के कंपाउंड का इंपायरिकल फार्मूला एक जैसे हो सकता है, ये बात हमेशा ध्यान रखते। ठीक है, इसको आपने सिंपल फॉर्म में कर दिया तो 1:1 रेशियो है, ये आ गया इसका इंपायरिकल बेंजीन का। इसका नाम क्या है? बेंजीन। और बेंजीन का फार्मूला C6H6 है। लेकिन ये चीज अगर ग्लूकोज देखते हैं, ग्लूकोज का C6H12 और O6 होता फार्मूला, आप जानते हैं ये चीज। इसमें सिंपल रेशियो क्या आ गया? 6:12:6। इसकी जो संख्या है इसका रेशियो निकल 1 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 1 जा 6, यानी 1:2:1 यानी CH2O। यानी इसका जो इंपायरिकल फार्मूला हुआ, इसका जो मूलानुपाती सूत्र हुआ वो क्या हुआ? CH2O हो। बात समझ पा रहे डियर स्टूडेंट? तो इसी तरीके से कभी भी किसी इंपायरिकल फार्मूले से हम उसके मॉलिक्यूल को आइडिया नहीं लगा सकते। एल्डिहाइड और इसका लगभग एक जैसे ही फार्मूला होता है, तो नहीं समझ सकते। यहाँ पे हटाइए इस चीज को। अब हम आते हैं दूसरे टर्म पे। दूसरे टर्म पे का मतलब अब समझने की कोशिश करते हैं कि इंपायरिकल फार्मूला तो हमें समझ में आ गया कि एक सिंपल रेशियो होता है एटम का किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, ये बात हमने देख लिया, समझ लिया। और यहाँ पे अब हम आते हैं अणुसूत्र। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? Molecular formula tells us the number of atoms present in a particular compound of one molecule। मॉलिक्यूलर फार्मूला अणुसूत्र जो है किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को डिनोट करता है, साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ये भी बताता है कितने एटम्स प्रेजेंट। जैसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो ये क्या हुआ? सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। जब भी हम कहेंगे सल्फ्यूरिक एसिड तो आप ऐसे ही लिखेंगे। ये क्या करें? एक्चुअल नंबर लिख रहे हैं एटम्स की, यानी वास्तविक संख्या लिख रहे हैं एटम्स की। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन से मिलकर के आपका क्या बना? एक मॉलिक्यूल बना। और ये मॉलिक्यूल किस कंपाउंड को डिनोट करता है? सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, इसी तरीके से जब बेंजीन बोलेंगे तो C6H6 लिखेंगे। इस तरीके से पूरा आप लिखेंगे। ग्लूकोज बोलेंगे तो C6H12O6 लिखेंगे आप, ना कि इंपायरिकल फार्मूला। आपको इसका रेशियो नहीं निकालना है एटम्स के, आपको एक्चुअल नंबर दिखाना है। ये एक मॉलिक्यूल को डिनोट करता है ग्लूकोज के, ये एक मॉलिक्यूल डिनोट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के, ये एक मॉलिक्यूल बेंजीन को डिनोट करता है। ठीक है, ओके, ये तो बात इसमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि एक संरचना सूत्र भी दे देते और फिर बताते हैं। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि इनकी संरचना कैसे होगी, ठीक, तो जैसे आप लिखते हैं CH4, तो एक सिंपल सा मैंने लिया CH4 का संरचना क्या है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। इससे पता चलता है
हाउ द एटम्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में एटम कैसे अरेंज होते हैं उसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। जब H2SO4 की बात करते हैं तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है। बात समझ पा रहे? तो ये स्ट्रक्चर किसका है? सल्फ्यूरिक एसिड का हो गया। बेंजीन के बारे में जब डिस्कशन करते हैं तो बेंजीन हेक्सागोनल मैनर में इस तरीके से अल्टरनेटिवली डबल और सिंगल, तो इसका क्या हो गया? ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। हो गया नहीं हो गया? तो ये बात आप समझ रहे हैं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एटम किसी मॉलिक्यूल में कैसे एक दूसरे से बॉन्डेड है, उस चीज को हमें दिखाना होता है। तो ये तो सिंपल। अब हम आते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या संबंध है, कैसे हम जानेंगे। ठीक है, आइए इसको रेस्ट करते हैं। जब भी हम बात करते हैं किसी मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशंस करते हैं या किसी यौगिक के एम्पिरिकल फार्मूला और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला उसमें क्या रिलेशन है, ये बात जानने की कोशिश करते हैं। तो किसी यौगिक का अणु सूत्र उसके मूलानुपाती सूत्र का पूर्ण गुणांक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अणु सूत्र आना चाहिए। अणु सूत्र, तो अणु सूत्र बराबर हमारे पास होता है n इंटू, n क्या है मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। n इंटू आपके पास होता है मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। ओके डियर स्टूडेंट, यानी आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी चीज का अगर निकालना है तो इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, ठीक। n क्या है? n इज इक्वल टू एन इंटीजर 1 2 3 एक्सेट्रा, इस तरह 4 5 एक्सेट्रा होता हुआ चला जाएगा। अब n कैसे निकालेंगे ये बात हमारे समझ में आनी चाहिए। तो n इज इक्वल टू आपके पास होता है, n निकालने का भी तरीका हम लोग निकालेंगे। n इज इक्वल टू होता है आपके पास अणुसूत्र भाग मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला वेट। ओके डियर स्टूडेंट, ये चीज हो गया। अब आप समझ रहे होंगे कि ये कैसे निकाल दिया इस चीज को। तो एक बात कहने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास अगर एम्पिरिकल फार्मूला पता चल जाए, मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाए तो ये निकाल लेंगे, n निकाल लेंगे तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तो अभी अभी हमने बात किया था कि ग्लूकोज का, देखते हैं एक मिनट ये चीज आता है कि नहीं आता है, समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। आइए, जैसे ग्लूकोज का, जब हम ग्लूकोज के बारे में डिस्कशन करते हैं तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 180 होता है। ठीक, अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट अभी टैली भी कर लेंगे होता है नहीं होता है, पहले मैं इसे सॉल्व कर लूँ और देखते जाइए। 180 होता है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी CH2O लिखा था। चलिए अब जरा से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू कितना है, इसका मास निकालना है तो कार्बन 12 इंटू 2 प्लस 16, तो सॉरी इंटू नहीं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2। ठीक है, तो 18 और 12 कितना हो गया आपके पास, 30 हो गया, शायद 30 हो गया। ओके, जब 30 हो गया तो यहाँ पे n निकाल लेते हैं। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, यानी मॉलिक्यूलर वेट 180 अपॉन में एम्पिरिकल वेट कितना आ गया आपका 30 आ गया। इसको कैंसिल कर दीजिए और 3 6 18 आ गया इसना 3 6 18, यानी n की वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है इससे, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू, ये क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला होता ही है, हम लिख क्यों रहे हैं यहाँ पे, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला होता है। n की वैल्यू हमारे पास कितना आया, n की वैल्यू 6 आया, इज इक्वल टू 6 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास पता है CH2O आ गया, तो इसको मल्टीपल कर दीजिए, कार्बन आ जाएगा 6 तो 6 हो गया, हाइड्रोजन आ जाएगा 12 तो 12 आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा 6 तो ये आ गया फिर से ग्लूकोज का फार्मूला आ गया।
ओके, इसी तरीके से हम चीज़ों को निकालते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब जब इस तरीके से निकालते हैं, अब हमारे पास बात होती है कि हम कैसे एम्पायरिकल फार्मूला निकालेंगे, कैसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। तो दोनों में मैंने एक आपका फार्मूला ड्राइव कर दिया, इसी फार्मूले से निकलेंगे। ठीक है, जब इसी फार्मूले से निकलेंगे तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहली बात ये जान लीजिए। दो कंडीशन है डियर स्टूडेंट, बहुत केयरफुली देखिएगा। मैं एक क्वेश्चन को भी इसमें सॉल्व करूंगा और करने के बाद आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने एम्पायरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ा तो ये चीज बहुत डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि कोई कंपाउंड है और कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का परसेंटेज दे रखा है। ओके डियर स्टूडेंट, अगर परसेंटेज हमारे पास दे रखा है और उस एलिमेंट का हमें एटॉमिक वेट पता है, एटॉमिक मास पता है, तो डेफिनेटली हम मोल्स निकाल सकते हैं। और जब हमें मोल्स निकल जाएगा तो हम एम्पायरिकल फार्मूला निकाल लेंगे और एम्पायरिकल फार्मूला निकल जाएगा तो एम्पायरिकल फार्मूला मास निकाल लेंगे और एम्पायरिकल फार्मूला मास निकल जाएगा। तो हमें अगर उस पूरे मॉलिक्यूल का वेट भी दे होना चाहिए, अगर उस दिए हुआ है तो वो भी निकल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि दो एलिमेंट्स आपके पास होते हैं और उस दो एलिमेंट्स का आपके पास उस दो एलिमेंट से पूरा 100% नहीं पूरा होता, और जब 100% नहीं पूरा होता है तो उस कंडीशन में हम एक तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन मान लेते हैं। ऑक्सीजन कैसे मान लेते हैं, दो एलिमेंटों का योग करके 100 में से माइनस कर देते हैं और वो हमारा ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल आता है। और ऑक्सीजन का जब परसेंटेज निकल आता है तो डेफिनेटली हमें उस कंपाउंड का फार्मूला पता चल जाता है। ऐसा होने के लिए क्या करेंगे, सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, कोई एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, जिसमें कार्बन का जो प्रतिशत है, कार्बन का प्रतिशत आपका 40% है। ध्यान दीजिएगा, कोई एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन का प्रतिशत कितना आपका 40% है। ओके, कार्बन का प्रतिशत, इसका मतलब ये हुआ। जो हाइड्रोजन का प्रतिशत है वो आपका दे रखा है 6.67% दे रखा है। ओके डियर स्टूडेंट, यदि इस पूरे यौगिक का जो अणुभार है, मॉलिक्यूलर वेट है, वो आपके पास क्या दे रखा है, 30 दे रखा है। कितना दे रखा है, 30। एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन का परसेंटेज इतना दे रखा है, हाइड्रोजन का परसेंटेज इतना दे रखा है और इसका मॉलिक्यूलर वेट यानी जो भी चीज बन रहा है वो 30 दे रखा है। ठीक है, तो उसके मूलानुपाती सूत्र, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, एम्पायरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है और दूसरा चीज इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक डियर स्टूडेंट, अब जरा सा देखिए, इन दोनों को अगर ऐड कर देते तो हमारा 100% नहीं होता है। 100% नहीं होता, इसका मतलब कोई चीज इसमें मिसिंग है। और दो चीज हमें दिख रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहा है। डेफिनेटली जब कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहा है तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O होनी चाहिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर जलाते हैं। इसका मतलब तीसरा एलिमेंट हमारे पास यहाँ क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 में से माइनस कर देंगे 40 प्लस 6.67% को माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस यह आ जाएगा आपका 46.67% आ जाएगा। ठीक है, अब जरा इसमें से इसको माइनस करिए तो 100 में से जब इसको आप माइनस करेंगे इस तरीके से 46, 67 तरह माइनस करेंगे, 10 में से 7 गया आपका 3 और यहाँ 9 में से 6 गया आपका 3 और यहाँ पे आपके पास 9 में से 6 गया आपके पास बचा 3 और यहाँ पे 9 में से 4 गया आपके पास, हाँ 9 में से 4 गया आपके पास कितना आ जाना चाहिए, 9 में से जब 4 निकालेंगे तो 53, कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, यानी ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है 53.33%, 53.33% ये ऑक्सीजन निकल रहा है। ये 100% नहीं है तब मैंने ये प्रमाण किया, अगर है तो इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। अगर सब कुछ दे रखा है तो अगर 100% सभी परसेंटेज को मिला के हो जा रहा है तो हमें ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं था, इसलिए मैंने लिया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है,
इसका एम्पायरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमेशा कौन कौन से प्रोसेस करेंगे ये मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाता भी चलूंगा। और आप ये ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आया 53.33%, ठीक है। इसी से हम हेल्प लेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले एक आप तत्व को लिखिएगा, यानी एलिमेंट लिखिएगा। एलिमेंट आपके पास क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ओके डियर स्टूडेंट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है वो लिख लीजिएगा। सबसे पहले इसका जो प्रतिशत दे रखा है वो लिख लीजिए। प्रतिशत क्या है आपके पास, परसेंटेज। परसेंटेज आपके पास क्या है, कार्बन है 40%, हाइड्रोजन आपके 6.67% और ऑक्सीजन आपके पास 53.33%। ठीक डियर स्टूडेंट, जब परसेंटेज लिख लेते हैं तो हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है परसेंटेज एलिमेंट। यानी तत्व का प्रतिशत निकाल दिया। ओके डियर स्टूडेंट, इसके बाद आता है इसका परमाणु भार। परमाणु भार परमाणु भार को सिंपली हम ए से इंडिकेट करते हैं, ये बात जानते हैं। परमाणु क्रमांक को जेड से, परमाणु भार को ए से। तो अगर हम कार्बन का देखते हैं तो 12.01 आता है। इसका कितना आता है, 12.01 आता है। हाइड्रोजन का आपके पास 1.008 आता है, ये बात आप जानते हैं। दूसरा जो ऑक्सीजन होता है इसका 16.00 होता है, ये इसका वेट आता है। अब क्या करिए, परसेंटेज बटे वेट कर दीजिए, परसेंटेज अपॉन वेट। ठीक, ये काम बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। ये आपके आता है मोलों की संख्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, यानी एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ जाता है मोलों की संख्या। तो सबसे पहले जो चीज दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, इसका भार दे रखा है, भार से आप डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करते हो यहाँ पे आपके पास, सॉरी थोड़ा सा लार्ज लेना पड़ेगा हमको डियर स्टूडेंट, यहाँ तक लेते हैं। ठीक, तो 40 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 12.01, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6.67 अपॉन 1.008 आ जाएगा। यहाँ पे 53.33 अपॉन में 16 आ जाएगा। ठीक, अब एक बात करते हैं, जब इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल को हटा के 20 ऊपर रखेंगे और जितनी भी वैल्यू आएगा उससे जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 3.33 के बराबर, 3.33 के बराबर आ जाएगा। ठीक डियर स्टूडेंट, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा आपका 6.62 के बराबर आएगा, 6.62 के बराबर आएगा। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 सेकेंड आपका 3.33 के बराबर आ जाएगा। आगे अब जब ये वैल्यू आएगा तो आपको इस वैल्यू में से सबसे कम वैल्यू को नोट करना है। ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है तो ये दोनों कम वैल्यू है इसके कंपैरिजन में। अब इसमें से जो सबसे कम होता है उससे हम क्या करते हैं, फिर तीनों को डिवाइड कर देंगे। तीनों को डिवाइड कर देंगे यानी ये आपका एक चीज आ जाएगा, यानी सिंपल मोल रेशियो। यहाँ पे आ जाएगा ये सिंपल मोल रेशियो आ जाएगा। सिंपल मोल रेशियो 3.33 को डिवाइड कर दीजिए 3.33, क्योंकि सबसे कम से फिर से तीनों को डिवाइड करना है। 6.62 है तो यहाँ पे 3.33 से, यहाँ पे 3.33 को फिर से 3.33 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, इन सबको जो है आप जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे आएगा 1, इसकी वैल्यू आएगा 1 पॉइंट और ये वैल्यू आएगा 99 के बराबर। कितना आएगा 99 के बराबर आएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो इसको एक राउंड फिगर में लिखना है डियर स्टूडेंट, 1.99 के बराबर यानी 2 के करीब करीब है तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका जो एक और एक पॉइंट यहाँ पे लाइन बना लीजिए, ये आपके आ जाएंगे सिंपल इंटीजर या ये आ जाएगा इंटीजर रेशियो, यानी पूर्णांक अनुपात आ जाएगा। तो ये आ गया 1, ये आ गया 2 और ये आ गया 1। ठीक, यानी कार्बन आपके पास कितना आ गया 1, हाइड्रोजन आपके पास कितना आ गया 2 और ऑक्सीजन कितना आ गया आपके पास 1 आ गया। तो इसको हटा दीजिए, यानी आ गया CH2O आ गया। क्या आ गया CH2O आ गया। ओके डियर स्टूडेंट, आइए आप समझते इसको एस करें कर दे। ठीक, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, इंपायरिकल फार्मूला चाहिए था। जैसे इंपायरिकल फार्मूला निकल जाता है तब जाकर के हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। तो ये
इसको वीडियो को रोक करके आप इन डाटा को बना लीजिएगा, हर एक सिस्टम के लिए यही चीज करेंगे आप। अब हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला आ गया, तो इंपेरिकल फार्मूला अगर आ गया तो इंपेरिकल फार्मूला मास भी निकाल सकते हैं। तो इंपेरिकल फार्मूला मास निकालने के लिए क्या करेंगे ये बात देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए यहाँ पे इसका मूलानुपाती सूत्र भार चाहिए। तो मूलानुपाती सूत्र भार कैसे निकालते हैं ये बात समझिए, ठीक है। तो मूलानुपाती सूत्र भार निकालने के लिए इसका मूलानुपाती सूत्र भार सबको ऐड कर दीजिए। 12.01 प्लस 2 इंटू 1.008 होता है और प्लस 16 इज इक्वल टू 30.00। इसका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है मूलानुपाती सूत्र भार जब निकाल लेते तो n की वैल्यू निकालते हैं। n इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, n इज इक्वल टू आपके पास होगा कि अणुसूत्र, इसका अणुसूत्र ऑलरेडी दे रखा था, मॉलिक्यूलर वेट कितना था 30 बटे मूलानुपाती सूत्र भार भी आपका 30 आ गया इज इक्वल टू 1, यानी मूलानुपाती सूत्र। इसका अणुसूत्र क्या होगा, अणु सूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फार्मूला n की वैल्यू 1 है और इंटू मूलानुपाती सूत्र कितना आपके पास CH2O है इज इक्वल टू यही फार्मूला है CH2O हो जाएगा। ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला भी हो जाएगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक। इस वीडियो को कई बार आप 2 बार देखिएगा, बहुत इजी वे में रोक करके आपको हर चीज समझ में आएगा। सबसे पहले अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर वेट से उसको आपको डिवाइड कर देना है, एक आपका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। जब आ जाएगा तो उसमें सबसे छोटी वैल्यू से सबको बारी बारी से डिवाइड करके एक सिंपल रेशियो में लाना है। सिंपल रेशियो में लाने के बाद एक इंटीजर में लाना है, जो पूर्णांक होता है उसमें लाना है। वो नंबर ऑफ एटम्स को बता देता है, रेशियो को बता देता है किसी भी मॉलिक्यूल के। तो जो रेशियो होता है वो मूलानुपाती सूत्र होता है। मूलानुपाती सूत्र हो गया तो मूलानुपाती सूत्र भार निकालना है। मूलानुपाती सूत्र भार जैसे निकल जाता है तो उस समय हमें n की वैल्यू निकालना है। n की वैल्यू को अणुसूत्र भार बटे आपको क्या करें, अणुसूत्र भार बटे यानी मॉलिक्यूलर भार बटे आप क्या करेंगे, आप मूलानुपाती सूत्र भार से इसको डिवाइड कर देंगे। मूलानुपाती सूत्र भार से जैसे डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू निकल जाएगा और n की वैल्यू निकालते ही आप सूत्र अणुसूत्र का फार्मूला n इंटू मूलानुपाती सूत्र होता है, यहाँ पे n की वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा। 2 होता तो C2H4O2 हो जाता है। इस तरीके से बस मत पर इसी तरीके से चीज़ों को हमें निकालना है। ओके, तो ये आपके टॉपिक जो था लगभग सभी मैंने कवर कर दिए। एक टॉपिक और बचा है रासायनिक समीकरण, तो हमने जान लिया, ये पढ़ना हम लोग को, और एक स्टोइचियोमेट्री पढ़ना, कल हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।